हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 3, ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया। तो सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि हालांकि आर्टिकल 37 ये कहता है कि पार्ट 4 के अंदर जो बातें दी गई है वो लागू हो इस देश के अंदर, ये जरूरी नहीं है। न्यायपालिका केवल इसीलिए इसको लागू कर दे देश के अंदर कि ये संविधान में लिखा हुआ है, मात्र इसीलिए, तो ये मुश्किल है, ये नहीं होता है। फिर भी अलग अलग कानूनों के माध्यम से सरकार ने कई ऐसे नियम कायदे भी बनाए हैं जिससे नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा गया है। तो आप ये समझ लीजिए, इनका क्रियान्वयन, इनका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग कानूनों के माध्यम से कैसे हुआ। आर्टिकल 37 जहां कहता है कि ये न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, आर्टिकल 38 ये कहता है कि भारत सरकार जो है ये प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि वो वेलफेयर स्टेट का जो है वो स्वरूप को धारण करे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण की बात करे। ये आर्टिकल 38 एक तरह से पूरे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स की कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी है वो इंडिविजुअल्स के लिए है और लोक कल्याणकारी राज्य होना भी इंडिविजुअल के बेहतरी के लिए रहता है। आर्टिकल 39 की बात करें तो आर्टिकल 39 से कवायद प्रारंभ होती है कि कैसे कैसे इसको लागू किया जाए। आर्टिकल 39 में ए बी सी डी ई एफ ऐसे दिए हुए हैं और इसका जो लबोरुबाब ये है कि सरकार ये प्रयास करेगी कि देश में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व के ऊपर, यानी जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनके स्वामित्व के ऊपर कम्युनिटी का जो है उसकी ओनरशिप रहे और वो लोगों में इक्विटेबली बंटे। तो आर्टिकल 39 को लागू करने के लिए भारत सरकार ने आजादी मिलने के बाद प्रथम दशक के अंदर यानी 1950 के दशक में ही एग्रेरियन रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए थे, जिसको कृषि सुधार कहा जाता है, जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, काश्तकारी अधिनियम यानी टेनेंसी एक्ट लाया गया, भूमि हदबंदी एक्ट जो सीलिंग एक्ट की बात हमने करी, इसके अलावा कंसोलिडेशन, चकबंदी, इस तरह के भूमि सुधार के जो है कार्यक्रम चलाए गए 39B के तहत। 39C के तहत भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और इक्वलिटी लाने के लिए 1969 के अंदर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, उनको प्राइवेट ओनरशिप से लेके और सरकार के पास इसकी ओनरशिप चलेगी। फिर अगले बार 1980 में 6 और अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण। तो जितने भी बड़े बड़े संसाधन हैं या बड़े बड़े जो वित्तीय केंद्र थे उनको सरकार ने अपने कब्जे में इसलिए ले लिया ताकि उनके जो है स्वामित्व की वजह से केंद्रीकरण नहीं हो, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण या कन्वर्जेंस न हो। वही 39D ये कहता है कि सरकार ये प्रयास करेगी या राज्य ये प्रयास करेगा, जहां जहां राज्य शब्द है वहां सरकार ही समझ लीजिए, राज्य प्रयास करेगा कि समान कार्यों में समान वेतन मिले, लोगों को जो है अच्छी कार्य दशा मिले। तो इसके लिए 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पास किया गया था, समान वेतन जो है अधिनियम। 39E और F जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास, बच्चों को शोषण से मुक्ति के प्रावधान करते हैं। इसके लिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और बच्चों की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 39 के बाद आर्टिकल 40 ग्रामीण पंचायतों की बात करता है, पंचायती राज लाने व्यवस्था की बात करता है कि राज्य प्रयास करेगा। हालांकि संविधान में दिया हुआ था लेकिन ये लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बागदरी गांव से, और वहां से जो है भारत में पंचायती राज सिस्टम प्रारंभ होता है। लंबी कवायद के बाद में आखिरकार 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को, ग्रामीण विकास के ढांचे को तथा अर्बन लोकल बॉडीज को स्थापित किया जाता है। 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है। आर्टिकल 40 के बाद आर्टिकल 41, 42 और 43 जो है 41, 42, 43 जो है वो इंडस्ट्री और लेबर से रिलेटेड है। तो ये एक तरह के सोशलिस्ट जो है विचारधारा से प्रभावित है। इसके लिए भी समय समय पर सरकारों ने कई जो है कानून बनाए, खास करके मिनिमम वेजेस जो एक्ट लाया गया, न्यूनतम जो है वेतन लोगों को कितना मिलेगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लाया गया, कर्मकारों के लिए, कारखानों के लिए अलग अलग प्रकार के फैक्ट्री एक्ट लाए गए, अलग अलग प्रकार के लेबर लॉज लाए गए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी गई और ये कोशिश की गई कि उन जो कर्मकार वगैरह जो है या मजदूर जो है उनका भी औद्योगिकों के प्रबंधन में कुछ ना कुछ रोल रहे। अब इसके बाद में आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाया जाए, यानी एक तरह का जो है सार्वत्रिक या सार्वभौमिक सिविल संहिता लाई जाए, जिससे ये, इसका मतलब क्या, देखिए अब अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अलग अलग प्रकार के दंडात्मक कानून भी थे, अलग अलग प्रकार के जो है वो धर्म से संबंधित कानून भी थे। अंग्रेजों ने जो पिनल के जितने भी एक्ट होते हैं उन सबको कंपाइल करके उनका यूनिफॉर्मलाइजेशन कर दिया। मैकाले की अध्यक्षता में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी वगैरह जो है अस्तित्व में आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर किसी भी अवस्था में
एक ही प्रकार का अपराध एक ही प्रकार की अवस्था में करते हैं, उनको एक ही प्रकार का दंड मिलेगा, उससे उनके धर्म वर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जानबूझ के रीति रिवाजों में, धर्म से संबंधित मामलों में, उत्तराधिकार के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और वही लीगेसी हमें आजाद भारत में मिली। आजाद भारत में हमें आईपीसी तो मिला सब अलग अलग धर्मों के लिए को एक करने वाला, लेकिन इसी प्रकार का हमारे को कोई सिविल प्रोसीजर का मामला या जिसको कहा जाता है कि नागरिक कानून जो थे वो अलग अलग रूप में मिले। आजादी से पहले 1937 में मुस्लिम शरीयत लॉ अंग्रेजों ने पास किया, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून और अलग अलग धर्मों के लिए अलग कानून। आजादी मिलने के बाद में हमने हिंदू जो है कोड बिल जो लेके आया, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम इत्यादि लेके आया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार वगैरह भी देने के प्रयास किए, लेकिन मुस्लिम धर्म अपने आप में अलग रहा। इसमें यदा कदा अलग अलग प्रकार की जो है केसेस भी अस्तित्व में आते हैं। 1965 में मोहम्मद शाह वर्सेस शाह बानो प्रकरण जो था, इस मामले में बहुत ही बड़ा केस माना जाता है, जिसने पूरे देश में एक तरह से एक अवेयरनेस की वेव जो है वो फ्लो कर दी थी, जिसमें लोगों को मालूम चला कि अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून होने की वजह से कई बार मुस्लिम महिलाओं को जो है शोषण का सामना करना पड़ा था। बहरहाल ये बहुत लंबी इसमें कई केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे केस में 1995 का सरला मुदगल का जो केस है, एक प्रगति वर्गीज वर्सेस वर्गीज का केस है, ऐसे कई केसेस आए। इसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य को प्रयास करना चाहिए कि समान नागरिक संहिता लाई जाए। समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि भारत में रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोगों के लिए, विभिन्न पंथों को मानने के लोगों के लिए जो विवाह के नियम, तलाक के नियम, उत्तराधिकार के नियम एक जैसे हो। इससे देश में एकता बढ़ेगी, देश की एक अखंडता बढ़ेगी, देश में यूनिटी और सॉलिडेरिटी आएगी। हालांकि संविधान में दिया गया, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया जा सका है। फिर आर्टिकल 45 जो है वो ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान राज्य को करना चाहिए। अकॉर्डिंगली 2002 में 86वां संविधान संशोधन लाया गया और इसके तहत जो है शिक्षा का अधिकार ला दिया गया। 45वें नंबर अनुच्छेद में भी कुछ परिवर्तन हुए गए और इसमें 0 से 6 साल की आयु का प्रावधान कर दिया गया। आर्टिकल 46 ये प्रावधान करता है कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है देश में रहने वाले वंचित वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए, चाहे जिसमें SC, ST अन्य वर्ग भी शामिल है, उनके लिए जो है प्रयास करेगा, उनकी बेहतरी के प्रयास करेगा, उनकी शिक्षा इत्यादि के बढ़ावा देने के लिए तथा उनको हर प्रकार की सुरक्षा देने का प्रयास करेगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार की स्कीम से सरकार, भारत सरकार आजादी की बाद से लेके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेके अब तक की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब उन्हीं के मद्देनजर चलाई गई है। इसके अलावा SC और ST के लिए कमीशन स्थापित किए गए हैं। SC और ST को शोषण से बचाने के लिए एट्रोसिटीज एक्ट लाए गए हैं। तो जितने भी कवायद की गई है वो इन्हीं के मद्देनजर की गई है। आर्टिकल 47 ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि देश में रह रहे लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाए, न्यूट्रिशन लेवल को जो है वो लिफ्ट करे और साथ में इंटॉक्सिकेटिंग जो सब्सटेंसेज हैं उनके सेवन से देश के लोगों को बचाए, यानी नशीले पदार्थों के लिए। इसके लिए भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सरकार ने स्टार्ट किया। अलग अलग जगह पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स स्थापित किए गए हैं और अन्य कई प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई गई है जो भारत में रह रहे अलग अलग वर्गों के पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए की गई। इसमें मिड डे मील प्रोग्राम भी शामिल होगा। आर्टिकल 48 और इससे पहले आर्टिकल 43 ये दोनों ही गांधीवादी विचारों से प्रभावित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। इसमें कहा गया है कि राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा, खादी के बढ़ावे का प्रयास करेगा। उसी के तहत भारत में खादी से संबंधित विभिन्न प्रकार के संस्थान और विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई गई है। आर्टिकल 48 ये कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। इसके लिए भी अलग अलग प्रकार की योजनाएं, चाहे वो लाइव स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे वो डेयरी से रिलेटेड हो, वो सारी योजनाएं जो है इसी दृष्टिकोण से चलाई गई। 48A या 48 का जो है वो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि राज्य का ये प्रयास रहेगा कि पर्यावरण के संरक्षण इत्यादि और पर्यावरण के संवर्धन का प्रयास करेगा। तो इसके लिए सरकार ने समय समय पर एक्ट अधिनियम पास किए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, नेशनल पार्क की स्थापना हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की स्थापना हो, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हो, सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम हो, वन से संबंधित, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी संस्थान है, वो सारे के सारे 48A के मद्देनजर बनाए गए। आर्टिकल 49 ये कहता है कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का, स्मारकों का संरक्षण करेगा, नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस का और मॉन्यूमेंट्स को जो है कंजर्व करेगा। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित है और अलग अलग विभाग जो है, चाहे वो देवस्थान विभाग हो, चाहे वो जो म्यूजियम
के संस्थान वो सारे ये प्रयास करते हैं कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा इत्यादि करी जाए। आर्टिकल 50 ये कहता है कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, यानी शक्तियों का पृथक्करण होगा, एग्जीक्यूटिव अलग होगी और जुडिशरी अलग होगी। तो इसके लिए 1973 के अंदर जो है सीआरपीसी सरकार ने पास किया। अंतिम आर्टिकल 51 ये कहता है कि राज्य का ही दायित्व बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मान करे, शांति की अंतर्राष्ट्रीय नीति का पालन करे। इसके तहत हमने नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया। भारत नैम आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख देशों में से एक रहा है। हमने पंचशील का सिद्धांत दिया। पंचशील का सिद्धांत जो है मूल रूप से बौद्ध सिद्धांत है, लेकिन वो शांति प्रिय भारत की विदेश नीति को जो है स्थापित करता है। चाहे वो गुजराल डॉक्ट्रिन हो या अलग अलग प्रकार के जितने भी विदेश नीति से संबंधित डॉक्ट्रिन आए हैं, वो मूल रूप से स्थापित करते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति, भारत की वैदेशिक नीति पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देती है। हम दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और भारत संबंधी जितने भी मुद्दे होते हैं उसको हम द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिकोण से भारत विश्व का सबसे अनोखा देश माना जाएगा जिसने इतना बेहतरीन प्रावधान जो है अपने संविधान में किया है। तो ये कुल वो बातें हैं जो ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी केवल वही पार्ट है संविधान का जिसमें अच्छी अच्छी बातें डाल दी गई और उस पर बाद में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आपने देखा आर्टिकल 39 से लेकर आर्टिकल 51 तक हर आर्टिकल से संबंधित सरकार ने, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय में कानून इत्यादि जो है वो पास किए हैं और वो आज हमारे जो है कानून की शक्ल लेने के बाद में वो अभी क्रियान्वित हो चुके हैं। आज के लिए इतना, शुक्रिया।